जी नाज़रीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो मेजर मिस्टेक्स की, जो मेजर ब्लंडर्स किए, इस पे बात करना अगरचा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने और मेरे अदारे और मेरे स्टाफ ने इस पे कुछ डाटा कलेक्ट करके को बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ, हम 2000 से लेके 2021 तक रजीम चेंज ऑपरेशन तक हम सिर्फ बात करेंगे कि वो मेजर कौन से ऐसे ब्लंडर्स हैं कि जिसका पाकिस्तानी कौम को एक बड़ा नुकसान हुआ। इसका ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नुकसान हुआ बल्कि नज़रिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़िक्री और नज़रियाती सरहदों को भी नुकसान हुआ और इसमें करारदाद मकासद क़याम पाकिस्तान के मकासद भी मैं समझता हूँ इसमें हर्ट हुए हैं और इसका बड़ी दूर तक इसके नतायज हम भुगतते रहेंगे। हम देखते हैं कि 9/11 बर्पा होता है 2001 में। रिचर्ड आर्मटेज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एम्प्लॉई हैं यूएस के, वो पाकिस्तान को पैगाम देते हैं जनरल महमूद साहब के थ्रू कि प्रिपेयर टू गेट बैक टू द स्टोन एज, कि आपको हम पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। तो अगरचा अभी तक ईरान को तो नहीं पहुंचा सके, अभी तक वियतनाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके और अभी तक इसके करीब ही यूएस के करीब ही क्यूबा बड़ा छोटा सा मुल्क है, उसको तो पत्थर के ज़माने में नहीं पहुंचा सके, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर, एक बड़ी पाकिस्तान की ताकत को वो स्टोन एज में पहुंचाने की बात करते हैं और कुछ शराइत देते हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मैं समझता हूँ कि उस दौर में सरेंडर करते हैं और वो सारी की सारी उनकी शराइत मानने पे आमादा हो जाते हैं। उसके कई सारे लोग ये भी कहते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को डॉलर मिलने थे, उनको बड़ी बड़ी रकूम मिलनी थी, उन्हें मराहत मिलनी थी, को उन मराहत की लालच में, उन डॉलर्स की लालच में उन्होंने शमसी एयर बेस भी यूएस को दे दिया, इनको यूएन फोर्सेस को दे दिया, उन्होंने जैकोबाद भी इनके सपुर्द कर दिया। फिर मसरफ़ अली मीर का भी हमने अंजाम देखा। फिर हम उसी दौर में हमने देखा कि कई सारे अफराद को पकड़ के अमेरिका के सपुर्द और यूएस फोर्सेस के सपुर्द, यूएन फोर्सेस के सपुर्द किया गया और एक तवील कत्ल व गारत का सिलसिला शुरू हुआ और वो अभी भी किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी शक्ल में वो जारी है। दूसरी गलती मैं समझता हूँ जिसका हमने यहाँ पे जायज़ा भी लिया, वो अकबर बुगटी साहब की शहादत है। अगस्त 2006 में उनको एक गार में जब मार्टर गोला मार के शहीद किया गया तो फिर मुक्का लहरा के भी कहा गया था कि ये ताकत का मुजाहरा है। सियासी मामलात को सियासी अंदाज में ही हैंडल करना चाहिए। आप जब ताकत इस्तेमाल करते हैं, जब रियासत की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हैं तो उसके कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं होते। ये नहीं है कि वो मकामी लोग ही इस चीज़ को माइंड करते हैं और वो रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी अदल और इंसाफ के चाहने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को माइंड करते हैं और इसकी गुस्ताइश नहीं करते। हम देखते हैं फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को डिसमिस किया जाता है, एक तहरीक बर्पा होती है। उसी दौर में सिर्फ हम एक वक़ूए की बात करेंगे 12 मई 2007 की, जब कराची के अंदर वकला ने जब एहतजाज का इंतज़ाम किया था तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही चौधरी इफ्तिखार साहब को रोक लिया गया और वहाँ पे एक कत्लेआम बर्पा हुआ और कई सारे वकला को उनके चैम्बर्स में शहीद कर दिया गया। तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे MQM के कारकुनों या उनके दहशतगर्दों, उनके जो तखरीबकार लोग थे, उनको इंगेज करके इन वकला की शहादत का सानहा हुआ। ये भी एस्टेब्लिशमेंट की गलती थी और रियासत और मुल्क की ताकत को इस अंदाज में इस्तेमाल करना मैं नहीं समझा कि अदल व इंसाफ के मतरादफ है या अदल और इंसाफ और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। फिर हम देखते हैं कि जुलाई 2007 उसी साल में लाल मस्जिद का सानहा होता है। ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे लिया गया, जिसका नाम ही ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था। इसी मुल्क में ये सोचना भी कितना करबनाक है, कितना मुश्किल है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज
पाकिस्तान की जो बहादुर जो फ़ौजी हैं वो खाना खुदा पे अटैक करें, हमला करें, तो ये मैं समझता हूँ एक गलती थी। और इन सियासी मामलात को सियासी अंदाज में आप हैंडल कर सकते थे। और एक रियासत के अंदर ये किस तरह मुमकिन है कि एक रियासत मौजूद हो और एक मुल्क के अंदर जिसमें बर्री फ़ौज भी है, फ़ज़ाई फ़ौज भी है, ओवरऑल कमो बेश 10 लाख से ज़्यादा हमारी अफवाज हैं, वहाँ पे छोटी सी लाल मस्जिद में कोई रियासत बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। और ये भी मैं समझता हूँ कि एक गलती थी खाना खुदा पे, अल्लाह के घर पे हमला करना। और गैर मसल्ह जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थी, लड़कियाँ थी, उनको शहीद करना और गाज़ी अब्दुल रशीद को वहाँ पे गोलियों से फायरिंग करते हुए उनको शहीद करना, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की मैं समझता हूँ कि गलती थी। फिर हम देखते हैं कि उसी साल 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का सानहा होता है और उनके क्राइम और उनकी शहादत के निशानात भी फौरी तौर पे मिटाने की कोशिश की जाती है। और उस दौर में कि जो सिविल अफसरान थे और जो पुलिस एहलकार थे, उनको भी बाद में किस तरह मराआत दी गई और उनके केस को किस तरह से आगे बढ़ाया गया और उनका मुकदमा अदालती कार्रवाई में या अदल और इंसाफ के तकाज़े उस तरह से पूरे नहीं कर सका जिस अंदाज में लोगों की या पीपल पार्टी के कारकुनान की ख्वाहिश थी। ये भी इस चीज़ की गमाजी करती है कि यहाँ पे किसी न किसी लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट का रोल था। जुलाई 2008 को आफिया सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया जाता है। हमारी बहन है, हमारी अजीम बहन है और पाकिस्तान की शहरी है। कहा ये भी जाता रहा कि वो अमरीकी शहरी है, लेकिन वो अमरीकी शहरी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की शहरी है। अमेरिका के अंदर उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, डॉक्टरेट की और कई सारे प्रोजेक्ट पे वो काम करती रही। लेकिन उनको पकड़ के पाकिस्तान की जो एक बेटी थी और रिसर्चर थी, टीचर थी और दानिशवर थी, उसको इस तरह बेतौकीर करना, रुसवा करना और जंगी मुजरमों की तरह ट्रीट करना, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की गलती थी। फिर हम देखते हैं कि 2 मई 2011 को उसामा बिन अदन एबटाबाद में शहीद होते हैं और फ़ौजी ऑपरेशन होता है। ये किस तरह से हो सकता है कि इतनी बड़ी फ़ौज हो और इतनी हमारी जो स्किलफुल और माहर एजेंसियाँ हों, उसमें ISI है, IB है और MI है, ये कई सारी एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन एक बाहर से बैरूनी ताकत आए और उनको शहीद करके उनकी मैयत को साथ भी ले जाए, तो ये किस तरह से हो सकता है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस ना हो। अक्ल भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, तो इसलिए ये भी एस्टेब्लिशमेंट की एक गलती थी। हम देखते हैं कि 2001 से 2011 तक इस 12 साल के अरसे में कमो बेश 23,000 सिविलियन शहीद हुए, 9,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार की शहादत हुई और 8,000 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ, जो 70,000 मिलियन डॉलर बनते हैं। तो एक अच्छा खासा पाकिस्तान को नुकसान हुआ और हमने क्या फ़तह किया, हमने क्या मफादात समेटे, हमारे हिस्से में कौन सी ऐसी कामयाबी आई, ये भी सवालिया निशान है और वक़्त और तारीख़ शायद इसका किसी वक्त कोई जवाब दे दे। हम फिर आगे बढ़ते हैं। सानहा मॉडल टाउन होता है 2014 में। ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो तारुल कादरी साहब की क़यादत में, तो उनको मॉडल टाउन के अंदर उन पे गोलियां बरसाई गईं और इस वाक़े में 14 लोग शहीद हुए। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की गलती थी। और ये कितनी अजीब बात है कि वही लोग जो उस दौर में मुक़्तदर थे, जो ताकत में थे, जो हुकूमत में थे, वो आज मरकज़ी हुकूमत में शामिल हैं। राना सनाउल्लाह आज हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है और जो वज़ीर आला था, जिसकी ज़ेर निगरानी ये सानहा हुआ, बेकसूर लोगों पे गोलियां बरसाई गई, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। तो ये देखें ये किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट लोगों को डील करती है, किस तरह से हालात और वाक़यात रोनमा होते हैं। तो इससे अदल और इंसाफ का बोलबाला मैं नहीं समझता कि कायम हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि
मुमताज़ कादरी की शहादत, उनको फांसी देना भी, ये अगरचा आप मगरबी क़ुव्वतों को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल ओवरऑल जो पाकिस्तान की कौम है वो इस वाक़े को अप्रिशिएट नहीं करती। जुलाई 2017 को जो लोग नवाज़ शरीफ को लेके आए थे, जो उसको चलाने वाले हैं, जो उनको बनाने वाले हैं, वही उसको डिसमिस करते हैं। अकामा केस में, पनामा केस में, विकीलीक्स में, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उनको फिर फ़ारग करते हैं, डिसमिस करते हैं। कोर्ट से वो डिसमिस होने के बाद वो चीखता हुआ जाता है कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन फिर भी वो चला गया। हम देखते हैं फिर जुलाई 2018 में इंतखाबात होते हैं, एक बंदे को निकाला गया, दूसरे बंदे पे दस्ते शफ़क़त रखा गया और जनाब इमरान ख़ान साहब को तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें इंतखाबात में जीत अता की गई और एक बड़ी जमात की सूरत में वो पाकिस्तान के इंतखाबात उन्होंने विन किए और वज़ीर आज़म बने। उन्होंने 147 सीट्स ली। नून लीग दूसरी बड़ी जमात बन के पाकिस्तान में आई 82 सीट के साथ, और तीसरी बड़ी जमात 54 सीट के साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी आई। लेकिन बहरहाल पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। 2018 में नवंबर में मौलाना समीउल हक साहब को इस्लामाबाद में छुरियों के वार करके शहीद कर दिया जाता है। उस दौर में जो हुर्मत रसूल की एक तहरीक जारी थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट जारी था, और इसका जो फ़ायदा हुआ वो इमरान ख़ान को हुआ, और मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत इसमें किसी न किसी लेवल पे इन्वॉल्व हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि नवंबर 2019 को मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब को मासहरा इंटरचेंज के पास तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कोई ना कोई रीज़न तो होनी चाहिए। हाँ, वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे, वो पाकिस्तान की हुर्रियत और आज़ादी की बात करते हैं, वो इस्लाम की बालादस्ती की बात करते हैं, वो आइन और दस्तूर की बालादस्ती की बात करते हैं जिनकी उन्हें सज़ा दी गई। उनका बाजू तोड़ दिया गया, उनके दोनों बेटों के सामने उन्हें तशद्दुद किया गया, उन्हें बेतौकीर किया गया और उन्हें सबक सिखाया गया कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करेगा उसका इसी तरह का ही अंजाम होगा। फिर हम देखते हैं इन्हीं इमरान ख़ान साहब के दौर में, इन्हीं की हुकूमत में सानहा यतीम खाना चौक होता है। अप्रैल 2021 का दौर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक हुर्मत रसूल के हवाले से तहरीक चलाती है और यतीम खाना चौक पे पुलिस तशद्दुद करती है और वहाँ पे 3 लोग शहीद होते हैं, और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो उसके बाद अप्रैल 2022 में रजीम चेंज होता है, साइफ़र आता है। इमरान ख़ान साहब के सामने 3 ऑप्शन पेश कर दिए जाते हैं और 3 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन को अवेल भी करते हैं, लेकिन जिस ऑप्शन को अवेल करते हैं उस ऑप्शन को भी उन्हें अवेल नहीं करने दिया जाता। ये भी एस्टेब्लिशमेंट की मैं समझता हूँ कि गलती है, और वो गलती दर गलती आज भी जारी है। और वो पाकिस्तान के अंदर सियासी इंजीनियरिंग में यूँ ही एस्टेब्लिशमेंट बड़ी जदोजहद के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये काम कर रही है, और ये मुसलसल गलतियों पे गलतियां कर रही है, जिसका मैं समझता हूँ कि रियासत को, कौम को, मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकता बल्कि नुकसान ही होगा। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर तार नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।